Welcome to Study Icon. So today I'm going to do topic which is average, mixture and allocation. This is a topic which you can say an universal topic and it applied to all quantitative topics to some extent. Okay, so let's start. एलिगेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको एक यूनिवर्सल टॉपिक कहा जाता है। यूनिवर्सल टॉपिक इसलिए कि ये एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो टाइम स्पीड डिस्टेंस हो, चाहे वो इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हो, ये किसी ना किसी एक्सटेंट तक मतलब एक लिमिट होती है इसकी, वहां तक ये फॉलो करता है। मतलब उसके लिए आपको केयरफुल होना पड़ता है। लेकिन अभी एलिगेशन कहाँ अप्लाई होगा, इसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिगेशन आया कहाँ से है, क्योंकि अगर आपको ये आएगा तभी हम लेवल 2 और लेवल 3 के क्वेश्चंस आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मेरे लिए इसलिए मेरे लिए बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एलिगेशन आया कहां से है। ठीक है, चलिए जस्ट सपोज दैट ये एक ग्रुप है, यहाँ पे 3 बॉयज हैं, 1 2 एंड 3 एंड 2 गर्ल्स हैं। इनका वेट दिया हुआ है हमें 100 केजी, गर्ल का दिया है 50 केजी, फिर 100 केजी एंड फिर एक तीसरे बॉय का भी 100 केजी एंड जो दूसरी गर्ल है उसका 50 केजी। ठीक है, तो अब हमें एवरेज निकालना है। तो एवरेज होता क्या है, देखिए एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ डेटास, जो भी डेटास दिए होते हैं उनका सम is divided by the total number of the items। ठीक है, अभी आइटम्स क्या हो सकते हैं, आइटम्स वो जो भी डेटा जिस आइटम से रिलेट करता है। अब मान लीजिए कोई डेटा है वो चिल्ड्रन से रिलेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे डेटा दिया 100 केजी, ये चिल्ड्रन से रिलेट कर रहा है। हो सकता है कोई डेटा हो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेट कर रहा हो सकता है कोई डेटा हो जो किसी के किसी पर्सन से रिलेट कर रहा हो। ठीक है, तो ये होते हैं टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। ठीक है, अब मान लीजिए हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज हमें यहाँ पे निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, क्योंकि देखिए बॉय 1 का वेट कितना है 100 केजी, तो हमने लिख लिया 100। ठीक है, गर्ल का कितना वेट है 50, फिर हमने लिखा 100, फिर हमने लिखा 100 और फिर हमने लिखा 50, क्योंकि देखो 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 50 यानी सम ऑफ डेटास इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स। अब टोटल नंबर ऑफ द यहाँ पे कितने, यहाँ पे आइटम्स क्या है, चिल्ड्रन है यहाँ पे। ठीक है, कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल कितने चिल्ड्रन है 5। ठीक है, इसका एक वे तो ये हुआ कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे कर सकते हैं। जस्ट सपोज दैट ये कहा जाए कि 3 बॉयज हैं और उनका वेट कितना है 100 केजी। ठीक है, एंड 2 गर्ल्स हैं जिनका वेट कितना है 50 केजी। अब आपको निकालना है एवरेज वेट। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज वेट, एवरेज इज इक्वल टू 3 इंटू 100 ओके प्लस 2 इंटू 50 ओके इज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ द 3 प्लस 2, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था कि टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स यानी आइटम जिस वो डेटा किससे जिससे रिलेट कर रहे हो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ द कितने 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स यानी 3 प्लस 2 यानी 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 300 प्लस 100 यानी इसका आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, तो 80 क्या है, 80 ओवरऑल एवरेज वेट है इस पूरे ग्रुप का। ठीक है, अब ये तो होगी एक बात। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर एवरेज वेट निकालना होता है तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 A1 प्लस N2 A2। जस्ट सपोज दैट देयर आर N आइटम्स N1 आइटम्स एंड उन N1 आइटम्स का एवरेज वेट कितना है A1। ठीक है, फिर N2 आइटम्स उनका एवरेज वेट कितना है A2। ठीक है, और अगर हमें इसका हमें ओवरऑल एवरेज वेट निकालना हो तो N1 A1 प्लस N2 A2 इज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आइटम्स कितने टोटल नंबर ऑफ द N1 और प्लस N2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम N1 प्लस N2 को इस साइड ले जाते हैं, A से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A N1 प्लस A N2 इज इक्वल टू व्हाट N1 A1 प्लस N2 A2। ठीक है, ये हो गया। अब हम N1 और N2 के टर्म्स में इसको हम, क्योंकि N1 N2 इसमें आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है, तो उसी के टर्म्स में हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर हम ऐसे निकालें तो N2 A minus A2 done and is equal to N1 A1 minus A। ठीक है, अगर हम रेशियो निकालेंगे तो N1 डिवाइड बाई N2 इज इक्वल टू व्हाट N1 डिवाइड बाई A2 A minus A2 डिवाइड बाई A1 minus A। ठीक है, ये आ गया रेशियो। आई सपोज ये अब आपको कुछ क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है N1 बाई N2 इज इक्वल टू A माइनस A2 डिवाइड बाई A1 माइनस A। ओके, अब इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं। कैसे एनालाइज करेंगे देखिए, अब जस्ट सपोज दैट कि कोई क्लास है और वहां पे जो बॉयज का वेट है, बॉयज का जो एवरेज वेट है, ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट जो है वो है 50 केजी। ठीक है, बॉयज का एवरेज वेट है 50 केजी। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज वेट कितना है, गर्ल्स का एवरेज वेट है आपका 20 केजी। ठीक है, और ये कहा गया कि जो बॉयज हैं वो आपके हैं 10,000
ठीक है, 10,000 टोटल नंबर ऑफ द बॉयज है, ठीक है, और जो गर्ल्स मैं कहूँ कि टू गर्ल्स, ठीक है। अब आपको निकालना है एवरेज वेट क्या होगा, तो इसका एवरेज वेट क्या होगा, ऑब्वियसली 50 केजी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए बॉयज जो हैं वो गर्ल्स के कंपैरिजन में कितने बहुत ज्यादा हैं, तो इनका एवरेज वेट कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो एवरेज वेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो रेशियो पे डिपेंड करता है N1/N2 पे, ठीक है। ये हमारा एवरेज वेट था A, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है N1/N2 यानी रेशियो पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये एलिगेशन का अब यूज करेंगे, देखिए ये एलिगेशन यहीं से निकलता है। अब हम देखिए क्या कह सकते हैं, हम अगर हम कहें कि जस्ट सपोज दैट A1 लिखा हो, ठीक है, A1 है मतलब किसी ग्रुप का जो एवरेज वेट है A1 है, ठीक है, और अनदर ग्रुप का एवरेज वेट क्या है, A2 है। एंड ओवरऑल अगर हम कहें कि ओवरऑल जो वेट है एवरेज वेट है A, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A एंड A माइनस A1। अब यहाँ पे एक रूल आता है, वो आता है एलिगेशन का बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट रूल, कि आपका एलिगेशन कहाँ अप्लाई हो सकता है और कहाँ अप्लाई नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जस्ट सपोज दैट कि बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 50 दिया था, ठीक है, एंड गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दिया था, 20 दिया था, ठीक है, एंड ओवरऑल एवरेज वेट हमसे कहा गया था 35। तो एक इंपॉर्टेंट रूल ये होता है कि जो भी ओवरऑल एवरेज वेट दिया जाता है वो किसी एक टर्म से तो छोटा होना चाहिए और दूसरे टर्म से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये एवरेज वेट है, मतलब ये अगर किसी भी दो चीजों का आप एवरेज निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो किसी मिनिमम वैल्यू से ज्यादा होगा और मैक्सिमम से कम होगा, उसी को हम एवरेज बोलते हैं, ठीक है। कभी भी आप एवरेज निकालते हैं, जैसे सपोज दैट आप निकालने हैं 4 और 6 का एवरेज, मैं आपसे पूछूं तो वो कितना आता है, 5 आता है, यानी वो 4 से बड़ा और 6 से छोटा है, तो इसी को बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो 5 क्या है, 5 4 से बड़ा और 6 से छोटा, सेम एलिगेशन में, क्योंकि एलिगेशन एवरेज से ही निकला है, मैंने भी आपको बताया कि एवरेज एलिगेशन कहां से निकला है, एलिगेशन एवरेज से ही डिराइव हुआ है, तो इस ये एवरेज का ही कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 35 उन्होंने माना है, यानी 35 जो है वो गर्ल्स के जो एवरेज वेट है उससे तो ज्यादा है, पर बॉयज के एवरेज वेट से क्या है, कम है, ठीक है। अब अगर हमें रेशियो निकालना है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा क्लास में, जबकि बॉयज का एवरेज वेट था 50 एंड गर्ल्स का एवरेज वेट था 20 एंड ओवरऑल एवरेज वेट दिया था 35, तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो अब हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि 35 20 से बड़ा है, तो 35 माइनस 20 यहाँ कर देते हैं एंड 50 माइनस 35 हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 15 यानी 1:1, ठीक है। तो ये बॉयज और गर्ल्स का रेशियो आ गया। इसी तरह हम अब एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस करने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम एलिगेशन को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, मैन बाइज वन बुक एंड वन पेन फॉर 600 रुपीज, he sells the book at a loss of 20% and the pen at a gain of 20%. He still gained 10 rupees on the whole. The cost price of the pen is, मतलब एक आदमी है जो एक बुक और एक पेन को 600 रुपए में खरीदता है और फिर उसको बुक को 20% के लॉस पे बेच देता है और पेन को 20% के गेन पे बेच देता है। इसके बाद भी उसको 10 रुपीज जो है वो ओवरऑल मिलता है, तो पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस पे हम अप्लाई कर रहे हैं तो देखो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक रूल मैंने वहां बताया था, क्या बताया था कि जो एवरेज होता है वो मिनिमम से ज्यादा और मैक्सिमम से कम होता है। एक रूल अब बता रहा हूँ, ठीक है। रूल क्या है, कभी भी जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे दो चीजें दी गई, हमें बुक दिया गया है और हमें पेन दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम एलिगेशन अप्लाई करने जा रहे हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है ही सेल्स। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज पे ऑब्जर्वेशन करनी होगी कि यहाँ पे लिखा है ही स्टिल गेन 10 रुपीज ऑन द होल, मतलब दोनों को बेचने के बाद, मतलब दो चीजों की बात हो रही थी और दोनों को बेचने के बाद उसको 10 रुपीज का ऑन द होल प्रॉफिट होता है, ठीक है। कौन किस किस चीजों को बेचा है, देखो बुक को बेचा कितने में, 20% के लॉस पे बेचा, ठीक है, ओके। एंड पेन को कितने पे बेचा, 20% के गेन पे बेचा। पेन को 20% के गेन पे बेचा यानी प्लस 20% एंड बुक को माइनस 20% एंड ही स्टिल गेन 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम 10 रुपीज नहीं लिख सकते एवरेज में, क्योंकि एवरेज तो 10 ही रुपीज आया है, 10 रुपीज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि एलिगेशन का एक रूल ये है कि आप जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो सेम पैरामीटर में करेंगे, मतलब अगर हमने यहाँ पे परसेंटेज लिखा है तो हम यहाँ भी परसेंटेज ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे हमने रुपए लिखा है तो हम यहाँ भी रुपए लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो क्योंकि अभी हमें डेफिनेट रुपए नहीं पता है कि किसका कितना रुपए था, किसकी कितनी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पूछा ही है, तो हम किस में परसेंटेज पे ही जाएंगे।
ठीक है, या फिर हम पार्ट में निकालें, जैसे 20% ये कितना पार्ट है, ये 1/5 पार्ट है, ठीक है, लेकिन हम परसेंटेज पे ही फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें लिखा था ही स्टिल गेन 10 रुपीज ऑन द होल, मतलब ये 10 जो है ये 600 का कितना परसेंट है, ये 10 जो है 600 का परसेंट है 10/6, ठीक है, यानी ये हो गया आपका 5/3%। ओके, इजंट इट, ये 5/3% हो गया, ठीक है, यानी ऑन द एवरेज उसको 5/3% का जो है प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एलिगेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि सारे एलिगेशन में सारे पैरामीटर सेम होने चाहिए, और दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि एक कंपोनेंट जैसे 5/3% -20% से ज्यादा है लेकिन 20% से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 माइनस 5/3, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 5/3 माइनस, और फिर यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, एंड ये हो जाएगा आपका 20 एंड 3 65, ठीक है, 65/3, और यहाँ पे होना था आपका 55/3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 11 से डिवाइड कर देंगे, या फिर 11 से तो जाएगा नहीं, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 11%, एंड ये हो जाएगा हमारा 13%, ठीक है, 11% एंड 13%, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको हटा दें, अब हम पूरे एलिगेशन हटा दें, तो हमारे 11% और 13% क्या आ गया, रेशियो आ गया, ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस में 11% जो कॉस्ट थी वो बुक की थी और 13% पैन की थी, ठीक है, मतलब क्या हुआ, ओवरऑल 24% इज इक्वल टू 600 रुपीज, ठीक है, 24% इज इक्वल टू 600 रुपीज, यानी कॉस्ट प्राइस अगर हमें पेन की निकालनी होगी तो पेन की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 24% ओवरऑल 600 के बराबर है, और पेन की कितनी है 13%, तो 13% बराबर किसके हो जाएगी, 13% बराबर हो जाएगी 600 इंटू 13 डिवाइड बाई 24, ठीक है, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 24, तो 600 डिवाइड बाई 24, ये आपका समहाउ आ जाएगा 325, ठीक है, तो इस तरह से यानी 325 जो रुपीज है ये हमारी किसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन की जो है वो हमारी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो ये इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसको, एलिगेशन को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस पे। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई एलिगेशन रूल और इंटरेस्ट क्वेश्चन। अब इंटरेस्ट क्वेश्चन पे हम एलिगेशन रूल कैसे फॉलो करते हैं वो देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है रवि गेव 1200 रुपीज ऑन लोन, सम अमाउंट ही गेव एट 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग एट 5% per annum simple interest. Okay. After 2 years, he got 110 rupees as interest. Then the amount given at 4% and 5% per annum simple interest are respectively. मतलब ये है कि रवि ने 1200 रुपए लोन पे दिए थे, कुछ अमाउंट उसने 4% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था और उसने कुछ 5% सिंपल इंटरेस्ट पे दिया था। 2 साल बाद उसको 110 रुपए एज इंटरेस्ट मिलता है। That the amount given at 4% and 5% per annum simple interest are respectively. तो हमसे पूछा है कि 4% और 5% पे उसने कितना अमाउंट टोटल दिया था, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कॉमन चीजें आपको सर्च करनी। देखो दो चीजें हमें दी गई और दो चीजों का हमें क्या दिया गया कि दो चीजों से आपको क्या है, एक 110 रुपीज का इंटरेस्ट मिल रहा है। किन दो चीजों की वजह से मिल रहा है, एक आपको जिस पे आपको 4%, मतलब जहां जो भी चीज वेरिएंट है आपको वही पकड़नी है। देखो यहाँ लिखा है सम अमाउंट ही गेव एट 4%, यानी 4% अमाउंट पे कुछ सिंपल इंटरेस्ट दिया था और 5% जो अमाउंट पे इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दिया था, दोनों से मिलकर आपको 110 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। और लेकिन मैंने आपको एक चीज बताई, सब अगर मैं यहाँ पे एलिगेशन रूल अप्लाई करूंगा तो लिखूंगा 4% एंड 5%, ठीक है, और फिर क्योंकि एवरेज कितना मिला मुझे टोटल मिला 110 रुपीज, तो मैंने इसको 110 रुपीज यहाँ पे लिख दिया। लेकिन क्योंकि एलिगेशन रूल में मैंने भी आपको बताया कि सारे पैरामीटर सेम होने चाहिए, तो 110 को हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब 110 पे हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, मतलब 110 टोटल कितना परसेंट है, जो लोन दिया उसका कितना परसेंट है, इसको कैसे निकालेंगे। तो अब सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा। तो देखो एक फॉर्मूला हमेशा इंटरेस्ट के क्वेश्चन से आपको याद रखना है, वो है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। कभी भी आपका अगर आपको फॉर्मुलेज याद है तो फॉर्मुले, देखो शॉर्ट ट्रिक्स तो मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता भी हूँ, लेकिन फॉर्मुले पे कमांड बहुत होना जरूरी है, क्योंकि अगर कभी कहीं भी क्वेश्चन फंस जाता है तो फॉर्मुले ही लाइफ सेवर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला हमें 110 मिला, तो हमने लिखा 110 इज इक्वल टू, ठीक है, अमाउंट कितना था हमारा 1200 था टोटल, क्योंकि 1200 पे ही तो मिला, तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है एंड टाइम पीरियड कितना दिया है 2 साल। 2 साल बाद हमारी 110 रुपए बनाना, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका
55 डिवाइड बाय 55 डिवाइड बाय ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12। ओके, तो ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कि R इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 12%। ठीक है, अब यहां से हम सीधे एलिगेशन रूल लगा सकते हैं। कैसे? 4% हमें ये दिया था, 4% हमें, ओके, 4% हमें दिया था एक अमाउंट पे, 5% दिया था हमें एक अमाउंट पे, एंड ओवरऑल जो हमारा था वो था 55 डिवाइड बाई 12%। ओके, सो अब अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि मॉड्यूलस ले लेना, अगर कभी भी नेगेटिव टर्म आए तो उसको पॉजिटिव कर लेना। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि अगर आपने एक टर्म से अगर आपने इसको सब्ट्रैक्ट करा है, अगर 55 बाई 12 से बड़ा है तो 55 बाई 12% जो होगा वो किससे बड़ा होगा? वो 4 से बड़ा होगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 12 जो है वो तो डिवाइड में कट जाएगा, तो यानी 5/7 के रेशियो में जो है हमने अमाउंट जो था डिस्ट्रीब्यूट करा था। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा था? ये क्या निकला है? ये हमारा n1/n2 निकलता है, जो मैंने आपको पहले अभी बताया था, इसीलिए बताया था कि यहाँ से आपकी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। तो ये n1/n2 कितना है? अगर हम बात करें कि हमने किस अमाउंट में या फिर किस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 5/7 के रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करा था। ओके, तो अब देखो, यानी 5 और 7, यानी 5 यानी ये क्या है? फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है और सेवेंथ पार्ट है। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? ओवरऑल 12th पार्ट हो जाएगा, यानी 12th पार्ट इज इक्वल टू 1200 के। ठीक है, यानी एक पार्ट एक हो जाएगा 100 के, यानी हमने एक अमाउंट जो दिया था वो 500 पे 500 का दिया था, और एक अमाउंट दिया था हमने 700 का। ठीक है, तो इस तरह से हमसे पूछा था कि 4% पे हमने कितना अमाउंट दिया था, तो आंसर इज 500, और 5% पे हमने कितना दिया था, तो आंसर इज 700। ओके, सो इस तरह से हम इसका सॉल्व करते हैं। ओके, next is mixture question, and this is really important segment for implementation of alligation rule. Okay, so question is the diluted wine contains only 8 liter of wine and the rest is water. एक diluted wine है, उसमें 8 लीटर जो वाइन थी और बाकी का पानी था। एक न्यू मिक्सचर बनाया गया जिसका कॉन्सेंट्रेशन 30% हो गया जब वाइन को रिप्लेस करा गया, is to be formed by replacing wine. How many liters of mixture shall be replaced with pure wine? तो पूछ रहा है कि मिक्सचर का कितने लीटर जो था वो प्योर वाइन से रिप्लेस करा गया होगा अगर 32 लीटर ऑफ द वाटर जो था वो मिक्सचर में पहले से था। ठीक है, इफ देयर वाज इनिशियली 32 लीटर ऑफ द वाटर इन द मिक्सचर। तो किसी भी एलिगेशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? हमें उसकी इनिशियल वैल्यू चाहिए होती है और उसके बाद की वैल्यू चाहिए होती है, यही चाहिए होता है ना। तो देखो, यहाँ पे दो चीजें दी गई, एक वाइन दिया गया, एक वाटर दिया गया है, तो हम लिख लेते हैं वाइन और वाटर। ठीक है, तो वाइन और वाटर अगर बात करें तो वाइन कितनी थी? वाइन थी 8 लीटर। ठीक है, और वाटर कितनी थी? वाटर था 32 लीटर। ठीक है, यानी इनके बीच का रेशियो जो था वो इनिशियली कितना था? 1:4 था। अब हम निकालेंगे कि वाइन पूरे मिक्सचर में जो वाइन थी इनिशियली वो कितने परसेंट थी, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? क्योंकि वनथ पार्ट थी वाइन। ठीक है, कितने में से? फिफ्थ पार्ट में वनथ पार्ट थी, यानी 1/5 इंटू 100 करेंगे, मतलब यहाँ से कितना आ जाएगा? 20% जो थी वो क्या थी? वाइन थी, और 80% वाटर था, तो ऑब्वियस है 80% वाटर होगा। अच्छा, फाइनल मिक्सचर में क्या हुआ था? फाइनल मिक्सचर में 30% वाइन और 70% वाटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, मिक्सचर में 20% जो थी वो वाइन थी और 80% मिक्सचर में वाटर था, और अगर फाइनल की बात करें तो कितने वाइन थी? 30%, क्योंकि हमें ये निकालना है यहाँ पे कि मिक्सचर का कितना लीटर रिप्लेस करा गया प्योर वाइन से। ठीक है, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, एक एलिगेशन रूल आपको क्या चेक करना होगा कि जो 30% है वो 20% से क्या है? ज्यादा है, और 80% से कम है, यानी ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या आ गया? 50%, और यहाँ पे कितना आ गया? 10%। ठीक है, यानी रेशियो कितना आ गया? 5 और 1 का, 5 और 1 का रेशियो आ गया। मतलब यहाँ से हमने क्या निकाले? क्योंकि देखो, देखिए, हम जो ये निकाल रहे थे एलिगेशन, हम कैसे निकाल रहे थे? किस ऑर्डर में? वाइन यहाँ था और वाटर यहाँ था, यानी कितना हमने रिप्लेस करा? हमने 5 लीटर रिप्लेस करा वाइन को। ठीक है, कितना रिप्लेस करा? 5 लीटर रिप्लेस करा, सो आंसर इज अ 5 लीटर। ओके, चलिए ये सॉल्व हो गया आपका आंसर, आंसर इज अ 5 लीटर। तो इस तरह से मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
Next question is average. Now we are going to do average question with an alligation method. Okay, so question is three math classes X, Y and Z take an algebra test. The average score in class X is 83. The average score in class Y is 76. The average score in class Z is 85. मतलब ये है कि तीन क्लासेस थी X, Y और Z. उसमें कुछ स्टूडेंट्स रहे होंगे, हमें नहीं पता कितने स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो उस X क्लास का जो एवरेज स्कोर रहा वो कितना रहा 83. ठीक है, वाई क्लास का एवरेज स्कोर कितना रहा 76 एंड जेड क्लास का एवरेज स्कोर कितना रहा 85. फिर कह रहा है अगर हम एक्स और वाई दोनों के एवरेज स्कोर को देखें, क्योंकि एक्स का जो आया 83 और वाई का जो आया 76, तो कितना आता है 79. बस यहीं पे रुक जाओ, हम एक एक करके स्टेप आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे माना एक्स और यहाँ हमने क्या माना वाई माना. ठीक है, तो एक्स का एवरेज स्कोर कितना था 83 था, वाई का एवरेज स्कोर कितना था 76 था, और एवरेज अगर ओवरऑल अगर एक्स और वाई का जो में दिया है वो कितना दिया 79. तो देखो क्या एलिगेशन रूल क्या यहाँ फॉलो कर रहा है, सबसे पहले तुम्हें यही देखना होगा. तो देखो 79 जो है वो 83 से कम है प्लस 76 से ज्यादा है, तो यस हाँ कर रहा है, यहाँ पे एलिगेशन रूल फॉलो कर रहा है. ठीक है, यानी अब हम इसमें आगे प्रोसीड कर सकते हैं. तो देखो 79 माइनस 76 करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा. ठीक है, और 83 माइनस 79 करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा. यानी एक्स और वाई जो क्लासेस है उनके स्टूडेंट्स के बीच का जो रेशियो वो कितना है 3:4 का है. ठीक है, सेम चीज हम y और z के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखते हैं y और यहाँ लिखते हैं z. अब बताओ मुझे y का एवरेज स्कोर कितना है, तो y का एवरेज स्कोर है 76 और z का एवरेज स्कोर कितना है 85. ओके, एंड अगर दोनों के एवरेज स्कोर की बात करें तो वो कितना है, देखिए यहाँ पे दिया है द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास y एंड z टुगेदर इज 81. ठीक है, तो 81 हम यहाँ पे लिख सकते हैं. अब हमें फिर से चेक करो, जहाँ यहाँ पे 81 76 से ज्यादा है और 85 से कम है. ठीक है, तो यानी सही है हमारा. तो यहाँ पे कितना आएगा रेशियो 4:5 का आएगा. ठीक है, यानी x, y और z के अगर हम रेशियो निकाले तो देखो x:y का रेशियो कितना है हमारा, x:y का रेशियो हमारा 3:4 है. और यही हम बात करें y:z के रेशियो की तो वो कितना है 4:5 है. ठीक है, यानी तीनों क्लासेस के बीच अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो कितना होगा x:y:z 3:4:5. ठीक है, यानी अगर हम एक पैरामीटर मान लेते हैं, जस्ट सपोज हमने मान लिया कि k. ठीक है, यानी x में कितने बच्चे हैं 3k. ठीक है, y में कितने स्टूडेंट्स हैं वो है 4k. ये k एक कांस्टेंट है, पैरामीटर है, हमें k का नहीं पता. ठीक है, और z है हमारा 5k. ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया था, क्योंकि बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है. यहाँ पूछा गया था व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर ऑल द थ्री क्लासेस. तो एवरेज स्कोर का मैंने आपको पहले ही बताया था कि एवरेज हम कैसे निकालते हैं. तो एवरेज हम कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने हैं 3k. तो 3k हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं इसको 3x लिख दे रहा हूँ. वेट, क्योंकि k का मतलब 1000 भी हो सकता है आपको उसी से आता हो. तो देखो मैं इसको x मान लेता हूँ. तो देखो 3x हमने यहाँ पे लिख दिया एवरेज निकालने के, क्योंकि 3x स्टूडेंट्स का एवरेज कितना था x में एवरेज कितना था 83 था. तो यानी 3x जो स्टूडेंट्स थे उनका एवरेज था 83. ठीक है, और ऐसे ही हम y की बात करते हैं तो y के लिए कितना होगा 4x इंटू कितना था y का 76. ओके 76 एंड 5x इंटू 85. जेड का एवरेज कितना था, एवरेज स्कोर 85 था. ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स कितने होंगे, क्योंकि हमने बताया था कि ये डेटा किससे रिलेट कर रहे हैं, स्टूडेंट से रिलेट कर रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स 3x प्लस 4x प्लस 5x मतलब 12x. यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 12x, डिवाइड में आएगा 12x. ठीक है, तो अब x और x तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि x नीचे भी है x ऊपर भी है. ठीक है, और फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा. तो यहाँ से हमारा जो होगा एवरेज स्कोर निकल आएगा. तो दिस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं. ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर देयर इज ओनली 26% वाटर. ठीक है, कोई मिल्क और वाटर का कोई मिक्सचर है, उसमें सिर्फ 26% वाटर है. आफ्टर रिप्लेसिंग द मिक्सचर विद 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क. ठीक है, प्योर मिल्क 7 लीटर और जो प्योर मिल्क अगर उसको रिप्लेस कर दिया गया मिक्सचर से, मतलब 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क को मिला दिया गया, तो जो मिक्सचर होता है वो 76% हो जाता है. यानी अब जो मिल्क है वो तो बढ़ गया 76% हो गया, या फिर ये कहें कि वाटर जो है वो 24% हो गया, यानी वाटर कम हो गया. तो कह रहा है मिक्सचर की क्वांटिटी क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो देखिए इसको हम एक नए वे से करेंगे. इसमें हम क्या करेंगे कि हम एक ही पैरामीटर लेके चलेंगे. जैसे मान लीजिए हम मिल्क ले सकते हैं या फिर हम वाटर ले सकते हैं. ठीक है, चलो वाटर लेके चलते हैं. तो हमने वाटर को लेके चला, हमने लिखा वाटर
एंड मिल्क। ठीक है, तो हम एक पैरामीटर लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी मिल्क है ही नहीं सिस्टम में, मतलब मिल्क अभी जो है वो मिक्सचर में पड़ा ही नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, वाटर है। तो 26% हमारा क्या है, वाटर है। और मिल्क क्या है, मिल्क अभी हम कुछ मान के नहीं चल रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि मिल्क है 0%। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद द परसेंटेज फाइनल, जो जो मिक्सचर में जो फाइनल मिल्क है वो कितना है, 76%। लेकिन हम वाटर लेके चल रहे हैं, तो वाटर कितना है, 24%। ठीक है, ओके। तो अब यहां से, अब क्योंकि एलिगेशन रूल हम लगाएंगे यहाँ पे, तो 24 माइनस 0 यानी कितना हो गया, 24% हो गया। और ये वैलिड भी है क्योंकि 24 0 से ज्यादा है, यानी मिनिमम से ज्यादा है, और मैक्सिमम से कम है, यानी 26 से कम है। तो ये क्या हो गया, 24, और ये हो गया 2। ठीक है, यानी रेशियो कितना हो गया, 12 और 12:1 का रेशियो हमारा हो गया। ठीक है, यानी पहले सिस्टम में या पहले जो मिक्सचर था उसमें 0% मिल्क था, लेकिन अब उसमें कितना है, 1% है। उसमें अब कितना परसेंट है, मिल्क 1% है। मतलब जो 1% है वो यही है, 7 लीटर जो हमने प्योर मिल्क मिलाया था, ये 1% इज इक्वल टू कितने के बराबर है, 1% इज इक्वल टू क्या है हमारा, 7 लीटर के। ठीक है, 1% इज इक्वल टू 7 लीटर। ठीक है, तो जब 1% इज इक्वल टू 7 लीटर है, ठीक है, तो 13%, क्योंकि टोटल कितना है, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछा है ना, तो 12+1 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 कितना हो जाएगा, 13 × 7 यानी 91 लीटर। 91 लीटर इज द आंसर। ओके, तो आप हो सकते हैं समझ गए होंगे इससे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। देखो इसमें एक पैरामीटर मान के चलते हैं, हमने मान लिया कि जो सब, क्योंकि 7 लीटर हमने बाद में मिलाया है, ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि मिल्क पहले है ही नहीं, मिल्क हमारे पास था ही नहीं। ठीक है, तो अगर 26 ये है, 24 ये है, तो फिर भी 1% जो आया वो क्या आ गया, मिल्क आ गया। मतलब 1% ये वही मिल्क है जो 7 लीटर ऑफ प्योर मिल्क को हमने मिलाया था। तो 1% इज इक्वल टू 7 लीटर। और टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर पूछ रहा है, तो ये क्या लिखा था, 12 और इस टू 1 लिखा था, तो 12+1 कितना हो गया, 13%। यानी 1% इज इक्वल टू 7 लीटर, तो 13% इज इक्वल टू 91 लीटर। तो आंसर इज 91 लीटर। तो मिक्सचर की क्वांटिटी कितनी है, 91 लीटर इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्वेश्चन, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट सेगमेंट बिकॉज यहाँ पे हम कुछ अच्छे रूल डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, पर्सन हैज ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कोई पर्सन है वो 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ही हैज यूज्ड 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन यूज करता है। पहले वो कार से जाता है, कुछ जर्नी वो कार से तय करता है जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड वो बस से, कुछ पार्ट वो बस से तय करता है जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर होती है। तो कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस अ पर्सन हैज ट्रेवल्ड यूजिंग बस। तो कह रहा है कि बस का यूज करते हुए उसने कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखो मैंने आपको, तो देखो कुछ जर्नी जो है वो कार से तय करता है, कार से वो किसी किलोमीटर पर आवर, मतलब यहाँ पे हम 1 घंटे की स्पीड बता रहे हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। दूसरा वो बस से तय करता है, ठीक है, कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो उसने पहले ही बोल दिया था कि अ पर्सन हैज ट्रेवल्ड 100 किलोमीटर इन 2 आवर्स। मतलब 2 घंटे में जो पर्सन है वो 100 किलोमीटर जो है वो दूरी तय करता है। क्योंकि हम यहाँ पे 1 घंटे का निकाल रहे हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सारे पैरामीटर सेम होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 100/2 कर देंगे, क्योंकि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर तय कर सकता था, 50 किलोमीटर तय कर सकता था वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 50 kmph यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या अब यहाँ पे हम एलिगेशन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि देखो 50 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे नहीं, 50 40 से बड़ा है, और लेकिन 50 60 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलिगेशन आराम से क्या कर सकते हैं, रूल यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1 मिनट, देखिए अब यहाँ पे क्या है, 50 है और यहाँ 40 था, यानी यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया, और यहाँ कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। ये तो यानी यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे तो रेशियो कितना आ गया हमारा, यहाँ पे रेशियो आ गया हमारा 1:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, रेशियो हमारे कितना किसका आ गया, 1:1 का आ गया। लेकिन ठीक है, 10:10 है तो 1:1 हो गया। लेकिन ये रेशियो डिस्टेंस का रेशियो नहीं होता है, ये रेशियो टाइम का होता है। ये जो हमारा रेशियो निकला है, ये रेशियो हमारा टाइम का निकला है। ठीक है, टाइम का क्यों निकला है, इसका रीजन क्या है, देखिए जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्या बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे, जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के। ओके, टोटल डिस्टेंस इज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम के।
तो हमने माना कि हमने S1 स्पीड से, हमने S1 एवरेज स्पीड से हमने T1 टाइम में कोई डिस्टेंस तय करी, पहली डिस्टेंस तय करी, और हमने S2 स्पीड से T2 टाइम में दूसरी स्पीड और तय करी, ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा T1 और T2, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि S1 T1 प्लस, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो S1 T1, 1 मिनट, तो ये हो गया S1 T1, ठीक है, प्लस S2 T2, ठीक है, और इज डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने क्या बता दिया कि ये होता है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जहां पे हम ये निकालते हैं कि S1 T1 प्लस S2 T2 इज डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये टाइम का फंक्शन है, एवरेज स्पीड हमेशा टाइम के फंक्शन में आती है, ये कभी भी डिस्टेंस के फंक्शन में आपको नहीं मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे जो रेशियो होगा वो टाइम के रेशियो में आया, यानी अगर 1:1 बोल रहे हैं तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि 1 घंटा लिया हमने, 1 घंटा लिया कार से और 1 घंटा हमने जर्नी तय करी बस से, ठीक है, यानी 1 घंटा हम कार से गए और 1 घंटा हम गए बस से, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा गया था कि हमने बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, तो बस से 1 घंटे में हमने कितनी ट्रेवल करी होगी, 40 किलोमीटर्स। सो आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 40 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटा आया। जस्ट सपोज दैट हम एक एज्यूम करके मान के चलते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे रेशियो आता हमारा, जस्ट सपोज हमारा रेशियो आता 3:2, और मैं आपसे पूछता कि मैंने बस से कितनी दूरी तय करी, तो बस से मैंने कितनी दूरी तय करी होती भाई, 1 घंटे में मैं 40 किलोमीटर गया, तो 2 घंटे में कितना जाता, 80 किलोमीटर जाता। ये मैं पूछता कार से मैंने कितनी करी होगी, तो 1 घंटे में मैं कार से 60 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, तो 3 घंटे मैंने कितनी ट्रेवल करी होगी, 180 किलोमीटर। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज ये थी कि कभी आप गलती से इसको डिस्टेंस ना मान लेना, रेशियो जो हमेशा निकलता है जब भी हम एवरेज स्पीड से निकालते हैं रेशियो, वो हमेशा टाइम के फॉर्म में ही निकलता है, टाइम के फंक्शन में ही निकलता है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, okay, so that's all for today. I hope it will be very helpful for you. And if you like our effort, please hit the like button and share with your friends. Well, and please do comment and give your valuable feedback to us. And if you are new, please do not forget to subscribe the channel Study Icon.